तो हेलो मेरे मेरे बच्चों के साथ सब लोग आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बहुत जोर शोर से जो है ना अपना पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम आज जो है ना रिप्रोडक्शन चैप्टर लेकर के आए। ठीक है, आप सभी का फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और आप लोग इस चैप्टर को खत्म करने के बाद इत्मीनान से अगर आप लोग देख लेते हो, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद देखना आप लोग इस चैप्टर के क्या बन गए, मास्टर बन गए, एक्सपर्ट, पूरा एक्सपर्ट भाई, पूरा एक्सपर्ट। ठीक है, उसके इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वीडियो को अंत तक देखो और साथ ही साथ थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वो सब तो करो भाई। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन क्या बच्चों, सर रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है। रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है, बस अपने जैसा खुद के एक नए जीव को, मतलब ऐसा नया जीव बनाना जो अपने जैसा ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। इंसान अपने जैसे किसी इंसान को ही बनाते, जन्म देते, उसी प्रकार सर गाय जो होगा वो अपने जैसे किसी दूसरे गाय को ही जन्म देगा ना। गाय कभी कुत्ते को जन्म नहीं देगी। ठीक है, और इंसान कभी गधों को जन्म नहीं देंगे। तो अपने जैसे खुद के कुछ स्पीशीज, मतलब अपना जो एक स्पीशीज जो खुद के स्पीशीज का एक स्वरूप को क्या करता है भाई, दुनिया में लाता है, जन्म देता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है सर। इसका एडवांटेज अगर हम देखें सर, तुम्हारा एक स्पीशीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। ठीक है, किसी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने देता है, एक्सटिंक्ट नहीं होने देता है, और उसको पूरा बरकरार रखता है। बाकी तो उसका जो वेरिएशन में मदद करता है, और वेरिएशन हुआ तो हम इवोल्व करेंगे, तो हमारे एक स्पीशीज का क्या होगा सर, इवोल्यूशन होगा प्रोडक्शन की वजह से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं सर। ये डीएनए क्या है, हमें पता है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है। ठीक है, डीएनए के अंदर जीन रहता है, और डीएनए बहुत सारे डीएनए एक साथ मिल करके सर क्रोमेटिन, मतलब बहुत सारे क्या एक ही डीएनए एक साथ बहुत ज्यादा कॉइल करके वो बनाता है, क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन खुद में और ज्यादा कॉइल करके क्या बनाता है बच्चों, क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अगर हम इसका संदर्भ देखें, देखो ये जो तुम्हारा डीएनए ना, डीएनए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। डीएनए कुछ किस कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, डीएनए कुछ इस प्रकार का जो है ना स्ट्रक्चर है। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में देखो ऐसे ऐसे करके कुछ लाइन मैंने खींचा, वो लाइन क्या है, वही कुछ कुछ तुम्हारे बेजेस है डीएनए के अंदर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर सर क्या होता है, थोड़ा बहुत म्यूटेशन होता है, थोड़ा बहुत अदल बदल हो जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, कैसे कब होता है सर, एक पेरेंट से जब ये डीएनए बच्चे में पास करता है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब तुम्हारा डीएनए पास कर रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तब कुछ ना कुछ स्लाइट चेंजेस होता है। उसको अपन क्या कहते हैं, कहाँ चेंजेस होता है, डीएनए में चेंजेस। डीएनए के कहाँ सर, डीएनए के एक जीन में। जीन क्या है सर, व्हाट इज जीन सर, जीन कुछ नहीं, डीएनए की एक एक इंडिविजुअल सेगमेंट। जैसे ये पकड़ लो, ये पूरा हमारा डीएनए, पकड़ लो ये हमारा पूरा डीएनए, इस पूरे डीएनए की एक एक इंडिविजुअल सेगमेंट पकड़ लो, ये इंडिविजुअल एक सेगमेंट हो गया, ये एक इंडिविजुअल सेगमेंट। ऐसे एक एक इंडिविजुअल सेगमेंट को हम क्या करें, जीन कह रहे। और वो जीन में किसी भी प्रकार के अगर सर चेंजेस हो गए, उसको अपन क्या करें, म्यूटेशन कह रहे, जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। और वही म्यूटेशन क्या कराता है बच्चों, तुम्हारा वेरिएशन कॉज कराता है, और वेरिएशन आगे जाकर के इवोल्यूशन कॉज कराता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब इंडिविजुअल के एडेप्टेशन के लिए, उसके मतलब तुम्हारे एक्सपर्ट एडवांस कैरेक्टर्स के लिए। चलो ये तो तुम्हारा जीन है ना, ये जो तुम्हारा डीएनए है सर, बहुत लंबा तो होता है, इतना तो छोटा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। और वही लंबा डीएनए एक दूसरे बहुत ज्यादा कोइलिंग करके क्या बन जाता है सर, क्रोमेटिन बन जाता है। ये देखो क्रोमेटिन बन गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यही क्रोमेटिन बहुत ज्यादा क्या करता है सर, कॉयल करके खुद में और ज्यादा कॉयल करके, और ज्यादा उसको छोटा होना है ना भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर इतने बड़े स्ट्रक्चर को समाना है, तो ऑटोमेटिकली वो और ज्यादा कॉयल करके क्या बन जाता है सर, क्रोमोसोम बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं बच्चों, जो क्रोमोसोम है ना, उसके अंदर ही डीएनए, और उसके अंदर क्या है सर, जीन है। क्योंकि जीन तो डीएनए के अंदर, एक पर्टिकुलर डीएनए इतना लंबा है तो इसके अंदर बिलियंस ऑफ जीन होते हैं। हर एक जीन एक एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोड करता है हमारे शरीर में, और हर एक कैरेक्टर जो पास होता है ना पेरेंट से डॉटर तक, ठीक है, उसमें सर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। उसी की वजह से इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्या होता है बता दिया सर, वेरिएशन एडवांटेज बोल दिया सर, चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन, खतरनाक एनवायरनमेंट कंडीशन पे भी खुद को अडाप्ट करके रखने में ये वेरिएशन मदद करता है। एडवर्स कंडीशन आ जाए, खराब कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन में तुम खुद को बचाव कर सकते हो, और वही सर इवोल्यूशन भी कॉज कराता है अल्टीमेटली आगे जाकर कर। वही इसी की वजह से सर नए स्पीशीज भी बनते हैं, जैसे हम बने, बंदरों से हम बने। बंदर कुछ अलग प्रकार के स्पीशीज है, लेकिन उनसे भाई आज ह्यूमन बीइंग बने, कुछ अलग प्रकार के होमोसेपियन, अलग प्रकार के स्पीशीज है ना हम। हाँ, तो ये स्पेसिएशन कहते हैं उसको, नए स्पीशीज को बनने का। और ये भाई किसकी वजह से होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है, वेरिएशन की वजह से ही होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी कौन सा स्पेसिफिकली अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके जरिए ही सर वेरिएशन कॉज करता है, और उसी वेरिएशन से नए नए जो स्पीशीज है वो बनते हैं। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हमें पता है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे पेरेंट्स बस एक ही है, दो पेरेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी प्रकार की गेमेट्स की जरूरत नहीं है, और एक ही पेरेंट्स जो है ना, एक ही पेरेंट्स जैसा पूरा डायरेक्ट क्लोनिंग, पूरा पेरेंट का क्लोन, पूरा डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है तुम्हारा जो डॉटर है। लेकिन सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डॉटर बनता है पूरा एडवांस है, और पूरा क्लोन वो नहीं होता, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है सर, गेमेट्स के फ्यूजन भी इन्वॉल्व है, मतलब इसमें दो गेमेट्स चाहिए होता है। एसेक्सुअल में किसी भी प्रकार के कोई गेमेट्स की जरूरत नहीं है। अभी अगर बच्चों हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बात करें, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, हमारा फिजन। सर फिजन क्या है, फिजन मतलब बस इंग्लिश का शब्द है टूट जाना, टूट जाना। सर फिजन कितने प्रकार के होते हैं सर, बाइनरी एक फिजन होता है, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। सर बाइनरी फिजन क्या है सर, एक पेरेंट सेल अगर दो टुकड़े में टूट के दो डॉटर सेल बना दे, एक पेरेंट सेल टूट के दो डॉटर सेल बनाने का जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन की। बाइनरी मतलब दो में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर ये जो बाइनरी फिजन है ना, वो भी तीन अलग अलग
पैटर्न में हो सकता है, 3 अलग-अलग पैटर्न में हो सकता है। एक होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एक हो सकता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। याद रखना, एक क्या होता है, एक होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, ठीक है। ये जो तुम्हारा इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है ना, वो कौन करता है सर? एमीबा करता है। एमीबा जो है, एमीबा कुछ इस प्रकार का जीव है जहां पे उसका बॉडी का जो स्प्लिटिंग होता है, कट होता है, किसी भी एक्सिस में हो सकता है। ऐसे कट सकता है अपना बॉडी को, ऐसे कट सकता है, किसी भी प्रकार से अपने बॉडी को जो है ना किसी भी एक्सिस में, किसी भी सिमेट्री में काट सकता है। तो उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है अपने बॉडी को काटने का। समझ रहे हो ना, 2 अलग-अलग हिस्से में उसको काटना है, ठीक है, लेकिन सर किसी भी एक्सिस में वो खुद को क्या कर सकता है? काट सकता है। समझ रहे हो? तो 2 हिस्सा तो आने ही वाला है ना, तो आएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर उसका कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल देखा ना, वो लेशमेनिया है इसका एग्जांपल। ये क्या एग्जांपल है सर? लेशमेनिया। स्पेलिंग याद रखना, LEISHMANIA। कॉपी लेकर के तो बैठे होगे, नोट करो, LEISHMANIA, लेशमेनिया। सर ये जो लेशमेनिया है, इसका देखो, ये कैसे जीव था, लेकिन इसमें कैसे कट हो गया, ठीक है। जीव कैसे था तुम लोगों ने देखा है सर, ये देखो, जीव पूरा आस्ता ऐसे जीव था, इसमें ऐसे बीच में कट गया और फिर ये धीरे धीरे अलग जीव बन गया। तो ये लंबा एक्सिस है। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म जो है ना 2 हिस्से में टूटता है जरूर है, लेकिन लंबे एक्सिस उसका लंबा होता है, वर्टिकल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं। याद रखना ये चीज। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम देखें ट्रांसवर्स, मतलब नाम से पता चलता है सर, ऐसे एक्सिस का क्या होगा सर? एक्सिस इसका होराइजंटल होगा, कुछ इस प्रकार से इसको काटेंगे। देखो ऐसे ऐसे करके, इस हिसाब से, ठीक है, ये बीच में काट देंगे, होराइजंटल एक्सिस होगा। इसका एग्जांपल क्या है सर? किसका सर? ट्रांसवर्स का। ट्रांसवर्स का एग्जांपल है पैरामीशियम। ये जो जीव है ना, ये जीव पैरामीशियम होता है, और इसमें तुम्हारा ऐसे करके होराइजंटल एक्सिस में जो पेरेंट बॉडी को कट के 2 डॉटर सेल बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन, सर नाम से पता चला, एक ऐसा सेल होगा जिसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे नए नए छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, और ये फिर धीरे धीरे ये पूरा सेल सिस्ट जैसा बन जाता है। और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, ये जो सिस्ट है फट जाता है, मल्टीपल तुम्हारा डॉटर सेल निकलते हैं एक पर्टिकुलर पेरेंट सेल के फटने की वजह से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो कॉज कराता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। हाँ, एक प्रकार का पैरासाइट है। नेक्स्ट सर फ्रेगमेंटेशन की बात करिए, ये भी एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे जो है ना एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो एक मैच्योरिटी के बाद खुद को बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट तोड़ देता है, और जब भी एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं ना, वो एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स अलग ही नए जीव को बनाते हैं। एग्जांपल है स्पायरोगैरा, एक प्रकार का एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर तुम्हारा रीजनरेशन, इसमें क्या होता है? इसमें कोई मैच्योरिटी का उतना भाई ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक इंडिविजुअल है, इसका अगर बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी एक्सीडेंट या फिर किसी भी कारणवश अगर टूट जाता है ना, कट जाता है, वो एक पर्टिकुलर छोटा सा इंडिविजुअल पार्ट जो है ना, वो अलग ही एक जीव में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो है ना, इसका एग्जांपल है सर प्लेनेरी, ये प्लेनेरी है, समझ लो ना बच्चों, ये प्लेनेरी है। नेक्स्ट चलो, अभी अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तुम्हारा बडिंग। बडिंग में क्या होता है? एक ऐसा जीव होता है, ये तुम्हारा पेरेंट है, मदर के शरीर में छोटा सा एक बार्ट पहले निकलता है, छोटा सा एक बार्ट निकलता है, वो बार्ट धीरे धीरे मदर के शरीर में बड़ा होता है, मेच्योर होता है, एक टाइम पे पूरा फुल्ली मेच्योर होने के बाद मदर की बॉडी से कट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और फिर इंडिविजुअल के हिसाब से ग्रो करता है एक अलग ही जगह पर। समझ रहे हो? हाइड्रा है इसका एग्जाम्पल। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, याद रखना, सामुद्रिक जीव है, एक सामुद्रिक एनिमल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? ये भी एक प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे क्या करता है, जहां पे एक पर्टिकुलर, ये मेनली फंगस में होता है, राइजोपास इसका एग्जांपल है। ये तो एक प्रकार का फंगस है, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको। ब्रेड जब सड़ जाता है ना, इसके ऊपर ऐसा करके एक फंगस ग्रो करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? राइजोपास कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने बॉडी के सराउंडिंग रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते? छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? स्पोर्स कह रहे हैं। और ये स्पोर्स एक पर्टिकुलर कवरिंग के अंदर रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। ये देखो स्पोरेंजियम, ये जो स्पोरेंजियम शब्द है, ये एक कवरिंग है, उस कवरिंग के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं, और वो स्पोर्स एक पर्टिकुलर टाइम पर, जब ये पर्टिकुलर जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, जब मैच्योर हो जाता है, वो स्पोरेंजियम फट जाता है, और इसके अंदर से स्पोर क्या हो जाता है सर? बाहर निकल जाते हैं, और हवा के संपर्क में आते तो चारों ओर घूमते रहते, जहां भी उसको सुटेबल सबस्ट्रेटम गिर जाता है। सुटेबल सबस्ट्रेटम क्या है सर? ऐसा सबस्ट्रेटम जहां से वो खाना ऑब्टेन कर सकता है ना। फंगस तो ये बाहर से खाने को मतलब डाइजेस्ट करके अंदर लेता है, ठीक है। वो कैसे ऑर्गेनिज्म है सर? सप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। तो जहां पे फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाता है, वो स्पोर्स उधर गिरते और ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी को बना देते हैं। क्या बॉडी बना देते? फ्रूटिंग बॉडी बना देते, पूरे स्ट्रक्चर को बना देते। चलो अगर हम एडवांटेज स्पोर फॉर्मेशन देखें सर, ऑटोमेटिकली ये हार्श कंडीशन में बचने के लिए बनाया जाता है, मतलब किसी भी कंडीशन में ये स्ट्रक्चर बन सकता है, ये जो तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सर वो लाइट वेट होता है, हवा में आराम से फ्लो कर सकते हैं, तो इसका इसलिए बहुत ज्यादा कॉलोनी बना सकते हैं, चारों ओर घूम के जहां भी गिरेंगे वहां, अगर फेवरेबल थोड़ा बहुत भी फेवरेबल हो जाए तो आराम से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसे प्रकार का जो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे जो है ना प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट मतलब लीफ स्टेम रूट्स, इन 3 पार्ट्सों से अगर नया कोई प्लांट
पार्ट तुम बना देते हो, नया एक डॉटर प्लांट बना देते हो, उसका अपन क्या कहते हैं, उसका अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऐसे एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन का टेक्निक है जहां पे ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लांट अपने आप ही खुद से जो है ना नया प्लांट बना देता है प्लांट के उन्हीं 3 पार्टों से। सर जैसे एक एग्जांपल कहते हैं, जैसे स्टेम से अगर बनता है, स्टेम का अगर कुछ ऐसा पार्ट एग्जांपल कहें हम, राइजोम। राइजोम मतलब क्या है सर? एक ऐसा स्टेम, ऐसा मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, जो कि अपना कुछ अपना जो जनरेशन है वो उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। उसका एग्जांपल ये तुम्हारा क्या है, जिंजर। जिंजर इसका एक एग्जांपल है राइजोम का। टर्मरिक भी कैसे, हल्दी जो है ना, हल्दी भी हम खाते हैं, पाउडर वाला नहीं, वो जो रो हल्दी हल्दी होता है ना, वो तुम्हारा राइजोम है। उसका रूट देखना, जिंजर का रूट, हल्दी का रूट, वो कुछ एक जैसे है ना घर में। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें सर रनर्स। रनर्स जैसे माटी के अंदर, माटी के ऊपर रन करते, पंपकिन वगैरह, स्ट्रॉबेरी वगैरह हमने देखा होगा, रन करते और ऑटोमेटिकली अपना जो पॉपुलेशन है बढ़ाते। नेक्स्ट बल्ब, ऑनियन का बल्ब होता है, नीचे बो देते हो तो इससे क्या आएगा, नया एक ऑनियन का पौधा निकल आएगा। वो क्या है सर? प्लांट का स्टेम ही तो है ना। हाँ, तो वैसा ही सिस्टम है कुछ। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूबर, पोटैटो। पोटैटो भी एक अंडरग्राउंड क्या है सर? अंडरग्राउंड स्टेम ही है। उस स्टेम से भी अगर पोटैटो को भी तुम अगर काट के फिर पूरा जो पोटैटो है उसको भी तुम अगर मिट्टी में बो के रखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली देखना नया पोटैटो का जो है ना आलू का पौधा उग जाता है। नेक्स्ट सर रूट्स की बात करें, ऐसे अगर प्लांट्स के रूट से अगर निकलता है, जैसे एडवेंटिशियस पार्ट्स की बात करते हैं, तो रूट के पार्ट है जहां से सर नया प्लांट्स उगता है। नेक्स्ट अगर लीव्स की बात करें, लीव्स एडवेंटिशियस हमें पता है, ब्रायोफाइलम का एग्जांपल, ठीक है। ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम कुछ ऐसे प्रकार के पत्ते हैं ना, इनके पत्ते के ऐसे मार्जिन पर ऐसे कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्लांट के पत्ते के मार्जिन से निकलता है। अब पकड़ लो ये पत्ता नीचे गिर गया तो ऑटोमेटिकली ये रूट्स तो मिट्टी के कांटेक्ट में आ ही जाएगा। ये तो रूट्स तो मिट्टी के कांटेक्ट में आ ही जाएंगे, और जैसे रूट की मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे नया एक पौधा उग जाएगा, नया पेड़ उग जाता है। समझ रहे हो ना? ये पत्ते से ग्रो हो रहा है, तो लीफ, स्टेम, रूट सीधों से ग्रो हो रहा है, लेकिन नेचुरली ग्रो हो रहा है। ह्यूमन का कोई इधर इंटरफेरेंस नहीं, ह्यूमन आकर के इस पत्ते को गिरा नहीं रहे। लेकिन सर जो आर्टिफिशियल है ना, उसमें ह्यूमन के इंटरफेरेंस है, फार्मर्स के इंटरफेरेंस है। कैसे होता है सर? ये तुम्हारा ये एक मेथड है तुम्हारा, याद रखना, एक कटिंग मेथड, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। ये याद रखना, ये जो है ना इधर हमने क्या लिखा, कटिंग, CUTTING। ये जो कटिंग मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें बस कुछ है, तुम लोग जो नॉर्मल करते हो, तो हमारे जो मम्मी लोग हैं मेनली वो लोग करते हैं। देखना किसी के घर चले गए, उधर से एक पर्टिकुलर देखना पकड़ लो, कुछ सुंदर सा एक फूल, गुलाब का फूल देखा, एक पेड़ देख लिया, तो उधर क्या करते, एक डाल काट करके अपने घर पे आकर के क्या कर देते हैं, लगा देते, उससे एक नया गुलाब का पेड़ आ जाता है उनके घर पे। तो ये कैसे होता है सर? कट करके फिर लगा देते। नेक्स्ट सर लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्लांट्स को जैसे पतले पतले जो प्लांट्स होते हैं ना, हाँ, ऐसे पतले पतले प्लांट्स के स्टेम को ऐसे थोड़ा मरोड़ के, ये देखो थोड़ा मरोड़ देते, थोड़ा बैंड कर देते, करके सर कुछ पार्ट मिट्टी के अंदर घुसा देते और मिट्टी ऊपर ऐसे लेयर कर देते, ऊपर मिट्टी के लेयर्स रख देते, और तब तक रखते जब तक उस पर्टिकुलर पार्ट से नए रूट्स ना निकले। एक बार नए रूट्स निकल जाते फिर इस बीच के जो उनका जो ये बीच का जो पार्ट है उसको काट देते हैं, ठीक है। ये पार्ट को काट देते तो ऑटोमेटिकली ये प्लांट भी इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है और ये भी इधर से फिर इंडिविजुअली ग्रो करता हुआ जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे करके आर्टिफिशियली हो रहा है, दो प्लांट्स को उगाया जा रहा है, ठीक है, एक ही प्लांट से, मतलब एक ही प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से। नेक्स्ट अगर ग्राफ्टिंग बात करें, एक ऐसे प्रकार के प्लांट पकड़ लो जिसका खुद का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, और ऐसा प्लांट है जिसका भी अपना खुद का प्रॉपर्टी, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसका प्रॉपर्टी और इसका दोनों के साथ मिल करके एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिले जिसके पास उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे पकड़ लो हमें आम का पेड़, एक ऐसा आम चाहिए जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब इसके अंदर किसी प्रकार के कीड़ा मकोड़ा ना हो, और साथ ही साथ सर जो है ना ये इसके पास बहुत जो आम उगता है सर वो आम बहुत मीठा भी होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक पेड़ है जो कि बहुत डिजीज रेजिस्टेंट है, आम उतना स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन सर प्लांट जो है ना उसकी उस आम में कभी वो नहीं आता है, किसी प्रकार के कीड़े वीरे नहीं आते। लेकिन उसी और दूसरे साइड में हमारे पास दूसरा एक प्लांट है जहाँ पे आम जो है ना वो मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन उसमें से कीड़े आते हैं। हम क्या कर देंगे, उस आम के पेड़ का एक पोर्शन काट करके और इसके भी एक पोर्शन को काट देंगे, इसके ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे और इसके ऊपर वाला पोर्शन आकर के इसके साथ क्या कर देंगे सर, फिक्स करवा देंगे। अब जो सर इधर एक अच्छे से टाइट बाइट करके अगर बांध दे और ऊपर से कुछ देर मतलब कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दे, तो देखना एक टाइम पे ये प्लेट तो पूरे लग जाते हैं आपस में, और फिर जो नए आम उगते हैं ना उसके पास उस पर्टिकुलर दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब वो जो आम होगा सर वो आम मीठा भी होगा और साथ ही साथ उसके अंदर कीड़े भी नहीं होंगे। तो इसमें इस प्रकार के टेक्निक को हम क्या कहते हैं सर, ऐसे टेक्निक को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो नीचे वाला हिस्सा तो मिट्टी के साथ कनेक्टेड है, तो मिट्टी के साथ प्लांट का जो पार्ट कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टॉक कहते हैं। और ऊपर का जो पार्ट हम दूसरे प्लांट से आकर के उस स्टॉक के साथ लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा है टिश्यू कल्चर। सर टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है बच्चों याद, जहां पर जो प्लांट्स का जो टिप है, छोटा सा ऊपर से मतलब टिप से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, उसको एक अच्छे से लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करवाया जाता है एकदम न्यूट्रिएंट विट्रिएंट के साथ, और उससे फिर बहुत सारे नए नए प्लांट्स बना देते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट, और जो नए नए छोटे छोटे प्लांट्स इधर बनते हैं ना, पौधा सीडलिंग जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, CALLUS, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं कैलस,
ठीक है, नए नए छोटे छोटे जो सीडलिंग उगते, उनको फिर जाकर के तुम जो चारे उगते उनको तुम जाकर के मिट्टी में बो दो, तो पूरा तुम बागान, एक पूरा खेत बन सकता है। तो कहाँ से बना सकते, छोटे मोटे एक प्लांट से बना है। टिश्यू कल्चर इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट इफेक्टिव है ना, एक छोटा सा प्लांट तुमने लिया, उस प्लांट को भी तुमने हार्म नहीं किया और उसके एक छोटे से टुकड़े से तुमने पूरा खेत बना दिया। तो अलग ही प्रकार का इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें दिखता है। नेक्स्ट सर, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर किसी भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो एडवांटेज है वो क्या हो सकता है बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव है, बता दिया। नेक्स्ट सर, टाइम मतलब लेस टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट सर, डिजीज रेजिस्टेंट होता है, प्लांट किसी भी सीजन में ग्रो करवाया जा सकता है, उनका सर्वाइवल रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड इन कंजर्विंग रेयर स्पीशीज ऑफ कोर्स, कुछ ऐसे स्पीशीज जो है ना जो रेयरेस्ट है, जिसका जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उनको भी हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है चीजों को तो थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। टाइम देखो अभी, देखो कितना टाइम बज रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, रात के 3:09 बज रहा है। ठीक है, रात का 3:09 बज रहा है और मेहनत देखो अपना किस जोश में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जोश को भी थोड़ा क्या करो, सपोर्ट करो, चीज वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब वगैरह लाइक वाइक करो ये सब। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर, ऑफ कोर्स मैंने बता दिया क्या क्या होता है, दो पेरेंट्स चाहिए, गेमेट्स वगैरह चाहिए। फर्टिलाइजेशन क्या है, कुछ नहीं सर, फ्यूजन बिटवीन द गेमेट्स, मेल और फीमेल गेमेट्स के बीच का जो फ्यूजन है, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है सर, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। सर ऐसे जो है ना, इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना उसको हम तीन पार्ट में, तीन स्टेजेस में बांट सकते हैं। एक तो होगा तुम्हारा प्री फर्टिलाइजेशन वाला स्टेज, इसमें क्या होगा, इसमें बस गेमेट्स के जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बात किया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन तो वही फिजिकल एसोसिएशन हो गया, किसके बीच, स्पर्म और ओवा के बीच। नेक्स्ट सर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ रहा है, इसमें तो जाइगोट बन गया, इसमें तो फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा हो गया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसमें जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन यही है। सर जाइगोट एक बार बन गया तो उसके बाद क्या, जाइगोट के बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, एम्ब्रायो, फिर फीटस, फिर बेबी, ऐसा पूरा स्टेप जो है ना जाइगोट के बाद वाले स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंडर डालते हैं। क्लियर है ना। हाँ, और वो तो हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज मैंने बता दिया था, बहुत ज्यादा वेरिएशन कॉज कराता है, इवोल्यूशन कॉज कराता है, सब कुछ सेक्सुअल की वजह से होता है। सेक्सुअल की वजह से किसी प्रकार कोई वेरिएशन वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, फ्लावर प्लांट्स के अगर कुछ पार्ट्स देख लिया, क्या क्या पार्ट्स है, फ्लावर पेटल्स होते हैं, हाँ पेटल्स होते हैं, पेटल्स बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट स्मेलिंग होते हैं, जिसको मतलब जो कि इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अपने और आकर्षित करते हैं ना, किसी भी प्लांट के जो पेटल्स होते हैं इंसेक्ट्स को अपने और आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट सर, सेपल्स, ये नीचे के जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं सर, सेपल्स कहते हैं। सेपल्स जनरली बर्ड स्टेज में, बर्ड कली, फ्लावर के जो कली होते हैं उनको देखना, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ग्रीन कलर का कली होता है ना कवरिंग, वो सर सेपेल का होता है, और सेपेल फ्लावर के इनिशियल स्टेज में, बर्ड स्टेज में सर प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट एंथर की अगर बात करें सर, एंथर क्या करते हैं इसको, यही जो है ना तुम्हारा मेल गेमेट को बनाता है, फ्लावर में जो मेल गेमेट बनता है, पोलन ग्रेन। नेक्स्ट सर, फिलामेंट, कुछ नहीं है, ये फिलामेंट सर उस एंथर को पकड़ के रखने का काम जो है ना वो करता है। ठीक है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली सर एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, एक साथ हम कह सकते हैं स्टेमन। याद रखना, एंथर और फिलामेंट को हम एक साथ क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। So what is the male reproductive part of a flower? It is stamen. Stamen, male reproductive part. सर फीमेल reproductive part क्या है, हाँ वो है तुम्हारा पिस्टिल या फिर कार्पेल। याद रखना। चलो अब सर, ये पिस्टिल या फिर जो कार्पेल है उसके कितने पार्ट्स सर, उसके 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो ऊपर देखो ये है तुम्हारा स्टिग्मा, इधर लैंडिंग, इधर आके पोलन ग्रेन गिरता है। नेक्स्ट ये जो लंबा सा, ये जो तुम्हारा मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको हम स्टाइल कहते हैं, नीचे से फूला हुआ स्ट्रक्चर उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, उसी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ओवरी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल, उसी के अंदर मेनली क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्लावर्स के, दो प्रकार के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिसके अंदर दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट, दोनों मेल और फीमेल, दोनों स्टेमन और जो कार्पेल होगा, मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, और फीमेल वाला क्या है सर, कार्पेल, दोनों ही प्रेजेंट होगा एक ही फूल में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब नाम से पता चल रहा है सर एक में एक ही होगा। ठीक है, अलग अलग सेक्सेस होंगे। सर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें सर, सनफ्लावर, तुम्हारा पाम ऑयल, मस्टर्ड, तो ये सब जितने भी है, हिबिस्कस भी तुम कह सकते हो, हिबिस्कस उनके भी हमने देखा है सर दो ही रहते, दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, अगर हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें सर, पपाया, पंपकिन, क्यूकम्बर, ये जो है ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर की एग्जांपल्स है, अच्छे से एग्जांपल्स को याद रखो। नेक्स्ट सर, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, कुछ नहीं, वो जो पोलन ग्रेन हमने बताया ना सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बना रहा है, एंथर क्या बना रहा है, पोलन ग्रेन बना रहा है, और तुम्हारी ये पोलन ग्रेन जा करके सर किसके साथ फ्यूज होगा, वो जो तुम्हारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरना है उसको, वो जो पोलन ग्रेन का फ्लो कहां से सर, एंथर से स्टिग्मा तक जो हो रहा है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन जो है ना वो पोलिनेटर्स की मदद से होता है। ठीक है, पोलिनेशन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, लेकिन कौन करवाते हैं सर, पोलिनेटर्स, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या होता है सर, इनको हम कहते हैं पोलिनेटर्स। तो वो कुछ भी हो सकता है, ईआर हो सकता है, मतलब बायोटिक अगर मतलब बायोटिक अगर कहे तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, हम इंसान भी कराते हैं, रोडेंट्स ये सब कराते हैं। और एबायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग, और एबायोटिक अगर बात करें सर, विंड, एयर कराता है, वाटर कराता है, और भी बहुत सारे प्रकार से ये ट्रेवल हो सकते हैं। हमें पता है सर हवा के माध्यम से पोलन ग्रेन उड़ के जा सकते हैं।
पानी के माध्यम से भी जा सकते हैं, ठीक है। या फिर बी आ गए, कोई इंसेक्ट आ गया किसी फूल के अंदर बैठ गया, तो फिर इंसेक्ट के जरिए से भी ये क्या कर सकते हैं सर, पोलिनेशन को करवा सकते हैं। वो इंसेक्ट जाकर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो वो दूसरा फ्लावर फीमेल भी हो सकता है ना, तो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के शरीर पे तो तुम्हारा पोलन ग्रेन लगा हुआ होगा, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर कर देगा। पक्षी भी करते हैं, ठीक है। हाँ, जब ये नेक्टर सक करने आते, क्या सक करने आते हैं सर, नेक्टर, फूलों का जो रस है ना, फूलों का जो रस है उसको सक करने जब इंसेक्ट लोग आते हैं, या फिर उससे अट्रैक्ट करके, किससे अट्रैक्ट करके सर, पिटल से अट्रैक्ट करके। फ्लावर का जो पिटल होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है तुम्हारे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, और फिर वो आते हैं, नेक्टर चूसते हैं, मतलब वो अपना खाना मिल गया उनको, फिर उस रिजल्ट में सब पोलन इनके शरीर में आ जाता है, तो फिर वो पोलिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। और हवा पानी तो ऑटोमेटिक ये एबायोटिक फैक्टर है, कोई बायोटिक वाला नहीं है, तो उसके अंदर कोई आकर्षित वाला सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब कौन करा सकता है सर, बाइसेक्सुअल वाली तो करा सकता है, मतलब एक ही पर्टिकुलर फूल के अंदर ही अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाना, खुद में फर्टिलाइजेशन हो जाना, किसी दूसरे फूलों से पोलन ग्रेन आना है या नहीं आना उसके ऊपर कोई निर्भरता नहीं है उनका। एक ही फूलों में तुम्हारा मेल वाला पार्ट है, फीमेल वाला भी पार्ट है, मतलब मेल सेक्सुअल पार्ट और फीमेल सेक्सुअल पार्ट दोनों ही है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ वो क्या कर देते हैं, फ्यूजन हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो खुद में फर्टिलाइजेशन, खुद में फ्यूजन ऑफ गेमेट्स जो है ना, उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब अलग अलग, मतलब इसमें बस यूनिसेक्सुअल फ्लावर का ही होना पॉसिबल है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक के पास तुम्हारा पोलन ग्रेन होगा, किसी दूसरे कहीं दूसरे जगह पर कोई एक दूसरा फ्लावर होगा जिसके पास क्या होगा भाई, उसके पास तो तुम्हारा फीमेल का पार्ट है, मतलब कार्पेल, ठीक है, पिस्टिल वो रहेगा। तो इधर उस स्टेमेन से पोलन ग्रेन उड़ के कहीं से किसी भी पर्टिकुलर पोलिनेटर्स के मदद से उड़ के आने के बाद जब इस पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा ना, तब जाकर के जो तुम्हारा पोलिनेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ वो हुआ, पोलन ग्रेन हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जहाँ पे दो अलग अलग फूलों के बीच क्या हुआ भाई, पोलिनेशन, ये तुम्हारा पोलन ग्रेन का जो है ना वो ट्रांसफर हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर है सर। एग्जाम्पल तुम कह सकते हो एप्पल, पाम, तुम्हारा तुलिप, लैवेंडर, ठीक है, इधर पीज, व्हीट, राइस, टोमेटो, तो ये सब तुम्हारे सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन खुद के, ये देखो एक ही पर्टिकुलर फ्लावर से पोलन ग्रेन आकर के इसी की खुद के स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, ये देखो किसी दूसरे से आकर के इधर गिर रहा है, ठीक है, दूसरे किसी फ्लावर से आकर के किसी दूसरे फ्लावर में जाकर के क्या कर रहे हैं सर, इंसेक्ट्स के मदद, इधर बी दिया है, बी के मदद से सर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। चलो नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, समझा ही दिया तुम लोगों को। देखो उड़ के क्या होगी, ये पोलन ग्रेन से, ये क्या है सर, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहाँ से उड़ के कहीं से तो आएंगे, कैसे भी करके तुम्हारे बील आए या फिर सर हवा के माध्यम से उड़ के आते तो है, आकर कहाँ आते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है सर, ये है स्टिग्मा, ये क्या है, ये है तुम्हारा स्टिग्मा, ये जो बीच का ये डंडा है, ठीक, ये नहीं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल, इसको हम कहते हैं स्टाइल। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं सर, ओवरी, क्या कहते हैं, ओवरी। ये तो ओवरी के अंदर एक सर्कल सा पार्ट है ना, हाँ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओव्यूल, क्या कहते हैं, ओव्यूल। और ये जो लंबा सा डंडा है उसको हम क्या कहते हैं, ये पीले रंग का जो डंडा है, ठीक है, इस पीले रंग के डंडे को हम क्या कहते हैं, इस पीले रंग के डंडे को कहते हैं पोलन ट्यूब, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। ये हमेशा नहीं निकलता है, जब पोलन ग्रेन आता है आकर के गिरता है तब जाकर के ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पकड़ लो आप कहीं से उड़ के पोलन ग्रेन जो है ना वो आकर के तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया, जैसे ही आकर के बैठ जाता है ना, गिर जाता है तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन, तुरंत इस पोलन ग्रेन से एक लंबा सा डंडा बन जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब, वो आकर के ओव्यूल के अंदर घुसता है, और फिर उस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन से जो उनके जो गैमेट्स है वो अंदर जाते, जाकर के इनका जो फीमेल का जो गैमेट है अंदर ओव्यूल के अंदर, जो फीमेल का गैमेट है वो क्या है सर, एक्सेल है। फीमेल का जो गैमेट है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल। मेल का गैमेट क्या है सर, पोलन ग्रेन। तो उस एक सेल के साथ जाकर के ये जो मेल गैमेट का जो है ना उसका फ्यूजन हो जाता है ओव्यूल के अंदर, और फिर सर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब फ्यूजन तो इधर हो रहा है लेकिन सर पोलन ट्यूब बनता है, ठीक है। पोलन ट्यूब हमेशा नहीं रहता है, पोलन ट्यूब तभी बनता है जब पोलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, ठीक है। स्टिग्मा फीमेल का पार्ट है, पूरा पिस्टिल का पार्ट है, और पोलन ग्रेन तो सर मेल का पार्ट है जो कि उड़ के आता है कहीं से, ठीक है। ये हुआ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। मतलब एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट है वही क्या करते हैं, वही तुम्हारे फ्लावर ग्रो करवाते हैं, फ्लावर फ्रूट्स वो सब इसी प्लांट्स का देन है। चलो नेक्स्ट सर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने प्री पढ़ लिया, ठीक है। प्री में क्या होता है, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो गया। सर पोस्ट में क्या होता है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया फ्लावर में, उसके बाद सर ये जो जाइगोट बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है सर, फीमेल के अंदर ही, सब कुछ फीमेल के अंदर है, क्योंकि पोलन ग्रेन तो आराम से अपना गैमेट्स अंदर डालता है, फीमेल के अंदर ही तो डालता है, फीमेल वाला तो उड़ के नहीं आता है, पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है। तो फीमेल के अंदर ही सर क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट आगे डेवलप होकर के, जाइगोट तो तुरंत फर्टिलाइजेशन में बन जाता है, वो आगे जाकर के पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है सर, ज्यादा डेवलप होकर के एम्ब्राय बनता है। तुम्हारा जो ओवरी है ना, सराउंडिंग का जो ओवरी था,
ये ओवरी फ्रूट बन जाता है। अंदर का जो ओव्यूल था, ये जो छोटा सा ओव्यूल, वो ओव्यूल क्या बन जाता है सर, सीड बन जाता है, ठीक है। और तुम्हारे बाकी सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल वेल है ना सराउंडिंग में, एक पर्टिकुलर फूल में सब कुछ होता है ना, पेटल्स, सेपल्स सब कुछ। फीमेल क्या ये मेल में तो ये सब नहीं होता है, क्योंकि मेल के में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन तो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये बाकी फीमेल में भी तो ये पेटल्स, सेपल्स ये तो रहते हैं, ये सब झड़ जाते हैं और फिर ये फल बच जाते हैं, और यही फल को हम क्या करते हैं, खाते हैं। समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, सीड का स्ट्रक्चर। सर एक सीड तो बन गया, ओव्यूल से तो सीड बना। सर सीड का स्ट्रक्चर का बात करें सर, सीड में एक तो सीड कोट होता है, बाहर का कोटिंग, हाई कोटिंग, ठीक है। सीड, हाँ, फिर सीड में क्या होता है सर, एंडोस्पर्म, मतलब सीड का जो खाना है। तुम अगर सीड बनता है नीचे की तुम फेंक देते हो, और वही सीड सालों तक ऐसे ही रहता है, उसी कंडीशन पे ही रहता है, मरता नहीं है, कुछ खराब नहीं होता। फिर से अगर तुम उसको एक फेवरेबल कंडीशन में दे देते हो ना, वो फिर से खिल उठते। कैसे खिलते भाई, मतलब ऑटोमेटिकली तब, मतलब उनका जो एम्ब्रायो था उस कंडीशन में भी क्या था सर, जिंदा था। जब तक उसका पौधे आए नहीं, पेड़ आया नहीं, तब तक भी उस कंडीशन में क्या था सर, जिंदा था। तो मतलब जिंदा कैसे है भाई, न्यूट्रिशन खाकर ही तो जिंदा रहना। कोई भी जीव न्यूट्रिशन खाकर ही तो जिंदा रहता है। तो ये न्यूट्रिशन इधर एंडोस्पर्म, इन द फॉर्म एंडोस्पर्म स्टोर्ड होता है। सर एम्ब्रायो तो पता है, जाइगोट। सर ये प्लूमिल, अच्छा प्लूमिल समझाने से पहले सर जर्मिनेशन समझा देते हैं। सर ये जो सीड जर्मिनेशन वो क्या है पता है तुम लोग को, जब भी हम घर का जो चने वगैरह होता है ना, चने को हम भिगो के रखते हैं 2-3 दिन तक अगर हम भिगोते हैं, तो उसके बाद देखना हम क्या करते हैं, चने के ऊपर से एक सीडलिंग निकलता है, ऊपर एक पौधा जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, सीडलिंग निकलता है सफेद रंग का। वो क्या है सर, वो जर्मिनेशन प्रोसेस है। जर्मिनेशन क्या होता है सर, सीड जब अपना डोरमेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा दिया था मैंने, फिर भी बता रहे हैं। डोरमेंसी मतलब स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। कोई भी जीव जब इनएक्टिव रहता है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी। तो सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, कोई भी सीड अपने डोरमेंसी को ब्रेक करके खिल उठता है, उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। सर जर्मिनेशन में जो सीडलिंग ऊपर आता है ना, वो तो शूट का पार्ट बना रहा है। जो सीड का वो पार्ट जिससे शूट बनता है, उसको हम प्लूमिल कहते हैं। और तुम्हारे सीड का वो पार्ट जिससे रूट बनता है, फ्यूचर का रूट, उसको हम कहते हैं रेडिकल। समझ रहे हो। फिर अगर हम कहें सर एपिकोटाइल, एपिकोटाइल कुछ नहीं है, हमारा एम्ब्रायो का ये एक्सिस जो कि कोटालिडन से है सर। कोटालिडन अभी क्या है सर, इस पर्टिकुलर सीड में, किसी भी सीड में सर एक सेक जैसा स्ट्रक्चर है, तुम कह सकते हो एक सेक जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, उसको तुम सीड लीफ भी कहते हैं, हम कोटालिडन को हम सीड लीफ भी कहते हैं, मतलब पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, या फिर तुम सेक जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सर खाना रहता है, मतलब नरिशमेंट रहता है तुम्हारी सीड के लिए, ठीक है। तो उस कोटालिडन के लेवल से अगर ऊपर, कोटालिडन से लेवल के ऊपर का जो सीड का पोर्शन है, उसको अपन क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। उससे क्या निकलता है सर, शूट, फ्यूचर का जो शूट है या फिर स्टेम है, वो निकलता है। नेक्स्ट अगर हाइपोकोटाइल का है सर, एम्ब्रायो और एकोटाइलिडन के बीच वाला रीजन, ठीक है। एपिकोटाइल क्या है सर, तुम्हारे एम्ब्रायो या और कोटाइलिडन के ऊपर वाले रीजन को एपिकोटाइल कह रहे हैं सर। हाइपोकोटाइल क्या है, एम्ब्रायो और तुम्हारे जो कोटाइलिडन है उसके बीच वाला रीजन। एपिकोटाइल के जस्ट नीचे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। सर ये जो है ना, कोटाइलिडन के हिसाब से तुम्हारे सीड दो प्रकार के हो सकते हैं, तुम्हारा मोनोकॉट या फिर डाइकॉट। सर मोनोकॉट क्या है, ऐसे सीड जिसके पास एक ही कोटाइलिडन होगा, मतलब एक ही तुम्हारी ये सीड लीफ वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो नरिशमेंट देता है। और डाइकॉट में तो नाम से पता चलता है दो, ठीक है। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी, एग्जाम्पल ध्यान से याद कर लेना, ठीक है, ध्यान से याद कर लेना। कॉर्न, ग्रास, व्हीट एक्सेट्रा होता है तुम्हारा मोनोकॉट, व्हीट मोनोकॉट है। और फिर तुम्हारा बीन, पी, पी, मटर फिर तुम्हारा चना, वो सब तुम्हारा डाइकॉट है, पता भी है। बीन भी अगर तुम दो पार्ट में उसको तोड़ सकते हो ना, चने को भी दो पार्ट में तोड़ सकते हो, मटर को भी दो पार्ट में तोड़ सकते हो। ये सब क्या है सर, ये सब हमारे डाइकॉट है। नेक्स्ट सर अगर हम देखें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, बेसिक डिफरेंस हम सबको पता है। पोलिनेशन किसके वजह से होता है, वो मतलब वो जस्ट ट्रांसफर, पोलिनेशन मतलब जस्ट तुम्हारा फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। और फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, वो जो अंदर गया जाकर के एकदम तुम्हारे ओव्यूल के अंदर जाकर के एक सेल के साथ जब पोलन ग्रेन का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, उसको हम फर्टिलाइजेशन करें। फर्टिलाइजेशन मतलब कंप्लीट फ्यूजन, जस्ट उस फ्यूजन वाले पार्ट को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाकी जो पूरा प्रोसेस इधर से इधर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, वो सब तुम्हारा पोलिनेशन है, वो सब ठीक है, बेसिक चीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, ये पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा बच्चों, याद रखना, ये पीडीएफ तुम लोगों को आराम नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट सर प्यूबर्टी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग आगे। तो अगर प्यूबर्टी की बात करें बच्चों, प्यूबर्टी क्या है, जस्ट ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस। जब एडोलेसेंस पीरियड शुरू होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब आना शुरू करता है, उस एज में, उस एज को हम क्या कहते हैं सर, प्यूबर्टी। लड़कों में जनरली वो एज कब से कब तक होता है सर, 12 से लेकर के जो 14 साल का जो पीरियड है, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। उसी एज में धीरे धीरे लड़कों के बॉडी में कुछ सेकेंडरी चेंजेस आना शुरू होता है। और लड़कियों में वो प्यूबर्टी ही सर किस एज में होता है, जनरली 10 से जो है ना 12 साल के अंदर ये जो लड़कियों में ये प्यूबर्टी शुरू होता है। मतलब लड़कियों में जो अलग अलग सेकेंडरी कुछ स्ट्रक्चर आने जो है ना, वो शुरू हो जाए। एडोलेसेंस कैसा है, पूरा पीरियड, पूरा 10 साल से लेकर के 19 साल तक का जो पीरियड है, पूरा लंबा सा एक जो टाइम स्केल है, उस टाइम स्केल में बॉडी अनेकों प्रकार के चेंजेस को क्या करता है सर, फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है। वो पूरे प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं सर, एडोलेसेंस कहते हैं। बहुत लंबा टाइम। तुम्हारा प्यूबर्टी तो बस एक पर्टिकुलर पॉइंट
है, समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट है एडोलेसेंस का। चलो सर, फिर अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात आई गया तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कुछ नोट करो, अपने नोटबुक में लिखो। सर मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो क्या है तुम लोग को पता है? सर एक तो बियर्ड का डेवलप होना, ठीक है, गला जो है ना, गला, हाँ, गला का जो टोन है वो थोड़ा डीप हो जाना, ठीक है, डीप, हाँ, फिर तुम्हारा अगर लो पिच्ड और डीप, ठीक है। नेक्स्ट अगर लड़कों में कैसे मास्कुलिन कैरेक्टर बन जाता है, हाँ, प्यूबिक एरियाज, अंडर आर्म, हेयर्स का डेवलपमेंट, चेस्ट में हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, बॉडी हेयर्स डेवलपमेंट होता है, वो सारा चीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लड़कियों में, फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फीमेल में सबसे पहले तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जिसको हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। फिर वॉइस जो है ना वो हाई पिच्ड वॉइस होता है, हाई पिच्ड वॉइस होता है लड़कियों का। फिर सर वही अंडर आर्म्स और तुम्हारे जेनाइटल रीजन में क्या हेयर्स का ग्रो करना, वो सब तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके हो सकता है? फीमेल के है, और वो तुम्हारी क्या है सर? मेल के। अच्छा, फीमेल के और एक भी चीज लिख सकते हो, तुम्हारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी सेकेंडरी कैरेक्टर में तुम लिख ही सकते हो, ठीक है। किसी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम गोनेट्स कहते हैं। मेल के गोनेट्स क्या है सर? टेस्टिस, और फीमेल के गोनेट्स क्या है सर? ओवरीज। अच्छा, गोनेट्स हमेशा गैमेट्स को बनाते हैं, हमें पता है सर। ये जो है ना टेस्टिस के साथ कुछ ट्यूब्स कनेक्टेड है, टेस्टिस के साथ क्या क्या कनेक्टेड है हम देख रहे हैं। देखो ये दो टेस्टिस के साथ ऊपर सबसे पहले क्या कनेक्टेड है, ऊपर देखना एक छोटा सा एपिडिडाइमिस जहां स्पर्म टेम्पोरली स्टोर होता है। एक बार स्पर्म को तुम इनिशिएट करते हो बाहर निकलने का, ठीक है, एक बार तुम इनिशिएट करते हो स्पर्म ताकि बाहर निकले, उस प्रक्रिया के पहले स्पर्म कहीं ना कहीं तो रहता है ना, वो एपिडिडाइमिस में रहता है। फिर इधर एक ट्यूब है, देखो इस ट्यूब से हो करके जब तुम ट्रिगर करते हो स्पर्म बाहर निकले, कुछ एक ऐसा तो एक्शन करते हो ना कुछ, हम सबको पता है कुछ ना कुछ एक्शन हम कर सकते हैं। तो वो एक्शन के जरिए सर वो जो स्पर्म है बाहर निकलता है, वो जिस पर्टिकुलर माध्यम रास्ते से हो करके निकलता है सर, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस, ट्यूबलेट स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से हो करके गुजर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर से हो करके गुजर रहा है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर तुम्हारा वास डिफरेंस होता है, मतलब यूरिन के साथ स्पर्म का कोई मिश्रण ही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा ये तो तुम्हारा वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जरूर आता है लेकिन ओपन तो नहीं होता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन है लेकिन वास डिफरेंस से बाहर यूरिन है, और तुम्हारा जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस के अंदर है, तो स्पर्म और यूरिन का कभी आपस में संपर्क होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टिस बाहर रहता है, स्क्रोटम में रहता है, हमें पता है हमारे बॉडी एब्डोमेन में नहीं रहता, क्योंकि जो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए सर वो 2 से लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर की तुलना में। समझ रहे हो, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे सर 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है ना वो कम होना पड़ता है स्पर्म की प्रोडक्शन के, इसीलिए हमारे जो टेस्टिस है हमारे एब्डोमेन के अंदर नहीं है, ठीक है, बाहर है। कहाँ है सर? एक थैली में है, बाहर एक थैली के एक अंदर है ना टेस्टिस, 2 टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है थैली के अंदर, उस थैली को हम क्या कहते हैं सर? स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। नेक्स्ट सर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस हमने कहा था टेस्टिस के ऊपर रहता है सर, वास डिफरेंस हमने के लिए ट्यूब। नेक्स्ट सर सेमाइनल वेसिकल, कुछ नहीं है, ये जो तुम्हारा पेनिस है ना, हाँ, फीमेल का जो पेनिस होता है, मेल का जो क्या है सर? पेनिस, इस पेनिस के ऊपर देखना, एक हाँ कहाँ है ये देखो, ये जो जस्ट यूरिनरी ब्लैडर, और इधर से देखो ये यूरेथ्रा करके एक ट्यूब गया, उसके बाद साइड में ये पेनिस इधर से शुरू हो गया, जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के साइड में एक ऐसा कुछ ग्लैंड है, क्या ग्लैंड है? एक जिसे ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना या और सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों मिल करके, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल दोनों एक साथ ही लोकेशन है इसका। कहाँ सर? जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। लड़कों में होता है, लड़कियों में ये सब नहीं होता है, ठीक है। जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो है ना वो रहते हैं दोनों, और दोनों का काम क्या है सर? एक फ्लूइड सिक्रीशन करना, एक फ्लूइड सिक्रीशन जिसको अपन क्या कहते हैं? हाँ, जिसको हम कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड, ऐसे एक फ्लूइड सिक्रीशन जिसके अंदर स्पर्म आकर के क्या बन जाए? सेमेन निकल जाए, सेमेन बन जाए, ठीक है। तो जब भी हम इनिशिएट करते हैं स्पर्म, मतलब हमारे बॉडी से जब वो करना मतलब स्पर्म को निकालने, तब देखना कोई एक स्पर्म तो हम सेल बस बनाते हैं, स्पर्म तो एक सेल होता है, लेकिन कभी हमारे पेनिस से एक सेल नहीं निकलता है बाहर, एक फ्लूइड निकलता है। वो फ्लूइड कौन सिंथेसाइज कर रहा है सर? वो फ्लूइड जो है ना सेमिनल वेसिकुलर प्रोस्टेट ग्लैंड बना रहे हैं। उस फ्लूइड में सर मिलियंस ऑफ स्पर्म स्टोर्ड होते हैं, पकड़ के रखता है वो फ्लूइड, और ये फ्लूइड एल्कालाइन बनाता है पूरे मीडियम को, ताकि एसिडिक जो मीडियम है, कहाँ सर? एसिडिक मीडियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसिडिक होता है, उसमें जाकर के स्पर्म खराब ना हो। चलो, यूरेथ्रा हो गया, डक्ट जिसके जरिए स्पर्म बाहर निकलता है, पेनिस हमें पता है क्या है पूरा स्ट्रक्चर, कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं पेनिस को, इसी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये देखो, ये जो रीजन है, ये जो ओपनिंग, इधर एक ओपनिंग होता है जिसको हम वेजाइना कहते हैं, ये जो कैनल है इसको हम सर्विक्स कहते हैं, ये बड़ा सा जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं। ये तो यूटेरस लिखा हुआ है, और इस पर्टिकुलर जो डक्ट है, ये जो तुम्हारा डक्ट, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? फेलोपियन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन डक्ट, फिर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओविडक्ट भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं बच्चों? फेलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं ओविडक्ट। क्या रहता है? इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब को। अच्छा, ये तुम्हारा यूटेरस को हम वोम भी कहते हैं। किसको वोम कहते हैं सर? यूटेरस को हम वोम भी कहते हैं। इसका शेप क्या है सर? पियर, इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है, नाशपाती,
ठीक है, हमारे जो नाशपाती होते हैं ना, ये नाशपाती को तुम उल्टा कर दो तो ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं सर, हमारे ऊम फीमेल के। चलो ये हमारे ओवीज है, हमारे नहीं, ये फीमेल्स के ओवरीज। ठीक है, ये जो फीमेल्स के ओवरीज है ना, वही उनके क्या है सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब इनके गोनेड्स है, वही क्या बनाते हैं, इनके गेमेट्स बनाते हैं, जो कि क्या होता है सर, ओवा होता है। क्या होता है, ओवा। नेक्स्ट इसके देख लो, ये सब इनके बारे में बता दिया था हमने। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर गैमेट्स के बारे में, सर मेल का जो गैमेट्स उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ये स्पर्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं हेड। इसको कहते हैं हेड, इसके अंदर ही क्या है सर, ये न्यूक्लियस है, और फ्यूजन इस न्यूक्लियस का ही होना है, बस फ्यूजन न्यूक्लियस का ही होता है। नेक्स्ट सर इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया रिच रीजन है, कैसा रीजन सर, माइटोकॉन्ड्रिया रिच रीजन लिखना है। और ये एनर्जी किसको देता है सर, इस टेल को देता है। ये क्या है, ये टेल है। टेल हमेशा हमें पता है सर, टेल मूव करता है। ठीक है, स्पर्म जो है ना उसका टेल हमेशा मूव करता है, जिस वजह से स्पर्म रन कर, और वो मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हो रहा है वो कहां से मिल रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन से मिल रहा है। इस रीजन को हम कहते हैं मिडिल पीस। इस रीजन को हम कहते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस, PIEC। ठीक है, और इस मिडिल पीस में क्या है सर, माइटोकॉन्ड्रिया रिच एक स्ट्रक्चर है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये स्पर्म का हुआ मेल गेमेट। सर फीमेल गेमेट ओवम, ये क्या है, एक सेल है, बड़ा सा, एक लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी हम कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा एक सेल है, और एक न्यूक्लियस होगा, और स्पर्म इसके अंदर आकर के फ्यूज करके चला जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। तो पूरा जाइगोट का जो सेलुलर पोर्शन है वो बस ओवा ही है। ठीक है, क्योंकि स्पर्म तो बस अपना न्यूक्लियस देता है, और ओवा पूरा अपना न्यूक्लियस भी दे रहा है, पूरा साइटोप्लाज्म भी दे रहा है। तो याद रखना, मदर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है एक जाइगोट में। नेक्स्ट सर फर्टिलाइजेशन बता दिया, फ्यूजन। ठीक है सर, इम्प्लांटेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, सर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है सर, फर्टिलाइजेशन इधर हो रहा है, इधर 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 सर, इधर इस पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब में। एक दूसरे कलर का इंक लेते हैं, चलो इस पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब में बच्चों, इस फेलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। रिजल्टेंट में क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में बनता है। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब से होकर के ये देखो धीरे धीरे एम्ब्रायो लिखा है, इसे जाइगोट डेवलप होते 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 इधर तक जब आता है ना, बहुत ज्यादा डिवीजन कर लेता है। ठीक है, इधर से बगल, इधर तुम्हारा जाइगोट, इधर से जाइगोट जब इधर तक आता है बहुत ज्यादा डिवीजन कर लेता है, और क्या बन जाता है सर, एम्ब्रायो बन जाता है। वो एम्ब्रायो यूटेरस में आकर के सर यूटेरस के अंदर घुस जाता है। कहाँ घुस जाता है, यूटेरस के अंदर घुस जाता है। यूटेरस के कहाँ सर, यूटेरस के पूरे इनरमोस्ट लाइनिंग में एक मेम्ब्रेन होता है। पकड़ लो, ये तुम्हारा यूटेरस है ना, पकड़ लो यूटेरस है, तो इस यूटेरस के पूरे इनरमोस्ट रीजन पे अंदर की ओर एक मेम्ब्रेन होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो तुम्हारा एम्ब्रायो है ना, वो एम्ब्रायो जाकर के इम्प्लांट कर जाता है, घुस जाता है। इम्प्लांट मतलब कुछ नहीं, उस एंडोमेट्रियम के अंदर एम्ब्रायो का घुस जाना, समझ रहे हो। हाँ, उसी को हम इम्प्लांटेशन करें। फिर प्लासेंटा सर, प्लासेंटा की कुछ नहीं, इधर जैसे एम्ब्रायो घुस गया, धीरे 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 एम्ब्रायो का साइज बढ़ेगा, वो फीटस बनेगा। फीटस जब बनता है जिसके सराउंडिंग प्रोटेक्टिव सा लेयर बनता है, ये प्लासेंटा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये प्लासेंटा। इस प्लासेंटा जो है ना पूरे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसके अराउंड सर, डेवलपिंग फीटस के अराउंड, ताकि वो क्या करे, एक तो प्रोटेक्शन दे सके, और एक तो ये प्लासेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मदर बॉडी से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन तुम्हारे मदर ब्लड के जरिए बच्चे को देता है। फीटस, डेवलपिंग फीटस को देता है, और फीटस से जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो भी मदर के ब्लड तक सर उसी के जरिए ट्रेवल होता है, प्लासेंटा के जरिए। प्लासेंटा के साथ एक ट्यूब कनेक्टेड है, देखना बच्चे के साथ। हमारा जो नाभि है ना, हाँ देखना, एक बच्चे जब डिलीवरी होता है बच्चे का, तब नाभि काट दिया जाता है। पहले वो नाभि के जरिए सब कुछ होता था, बच्चे का जो वेस्ट मटेरियल नाभि के जरिए मदर के ब्लड में जाता था, और इस पर्टिकुलर कॉर्ड के जरिए मदर के ब्लड से भी खाना और ऑक्सीजन है ना वो बच्चे को आता था। हाँ ठीक है, तो उस कॉर्ड को इधर से जो एक लंबा सा कॉर्ड कनेक्टेड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड था, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं बच्चों, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड सर प्लासेंटा के साथ कनेक्टेड है, प्लासेंटा और बच्चे के बीच कनेक्टेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर किसके बारे में, डेवलपमेंट कैसे होता है पता है सर, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फीटस, और फीटस से बेबी, और ये बेबी को फिर हम डिलीवरी कर देते हैं, बाहर निकल जाता है बेबी। मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं, ये एक साइक्लिकल इवेंट है। मेंस्ट्रुएशन क्या बच्चों, एक साइक्लिकल इवेंट है, जहां क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर हर एक 28 डेज के साइकिल में जो है ना, फीमेल का जो यूटेरस है वो कोलैप्स करता है। कौन सा पार्ट सर, वो एंडोमेट्रियम, अंदर वाला जो पार्ट है वो कोलैप्स करता है, एक ब्लड ड्रॉप्स जो है ना, और ब्लड ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग फीमेल की जो वेजाइना है, वेजाइना के जरिए बाहर निकलता है, ऐसा कुछ। तो ये मेंस्ट्रुएशन का जो स्टार्ट होता है, ठीक है, उस स्टार्टिंग को हम कहते हैं मेनार्की। ठीक है, जनरली प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, हमने कहा था। और मेनोपॉज मतलब रुक जाना। मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाना, रुक जाना। जनरली सर एक 45 टू 55 ईयर्स के बीच, एवरेज अगर हम बात करें तो 50 ईयर्स के बीच हर एक फीमेल के ये बंद हो जाता है, और फिर ये ब्लड फ्लो होता नहीं है। ठीक है, हाँ रुक जाता है, मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना। और उसी बीच हर एक साइकिल, हर एक 28 दिन के अंदर अंदर सर ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन मतलब अंडा निकलता है। वो जो ओवरी हमने बनाया था ना, इधर ये देखो, ये जो ओवरी है, ये हमने क्या कहा था सर, ओवरी क्या करता है, तो ओवरी ओवा बनाता है। ठीक है, फीमेल गेमेट बनाता है, वो फीमेल के इधर बना करके कहाँ रिलीज करेगा, फेलोपियन ट्यूब में ना रिलीज करेगा। वो जो ओवरी तुम्हारा इस ओवा को बना करके उसमें अंदर दे रहा है, किसके अंदर दे रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर दे रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या करें सर, ओवुलेशन कह रहे हैं।
उसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन कह रहे हैं, और वो हर एक महीना रिपीट होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 14 में मेनली, मोस्टली 14 नंबर जो 28 दिन का साइकिल है उसमें से जो डे 14 है उसमें जनरली ओवुलेशन होता है, ठीक है। सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो अल्टीमेटली क्या है सर, अगर रिप्रोडक्शन भी तो एक नॉर्मल पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो ये एक लाइफ साइकिल का तो लाइफ प्रोसेस का तो पार्ट है, तो उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अच्छे से हमें जांच परखना जरूरी है हमारे, और अवेयरनेस ज्यादा होना जरूरी, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में यार टैबू बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोग जरा शर्माते हैं उस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर बात करने के लिए, समझ रहे हो बच्चों, तो ऑटोमेटिकली सर उसके ऊपर अवेयरनेस का लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ताकि ये पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना इंसानों का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना उसके ऊपर भी वो भी एक बॉडी का पार्ट है, वो लोग ताकि समझे, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रकार का कोई अगर दिक्कत आता है तो उसको ठीक करने का काम वाम करे, और फिर फैमिली को कैसे कंट्रोल करे, मतलब अनबाउंड पॉल्यूशन, इतना ज्यादा पॉपुलेशन ना हो, बहुत ही इंक्रीमेंट पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट ना हो, वो सब फैमिली प्लानिंग वगैरह करना, किसे सोच के कैसे समझ के कैसे प्लान करके एक फैमिली को करना होता है, बच्चे को दुनिया में लाना होता है, वो सारा जो तकनीक है ना वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे फैमिली प्लानिंग वगैरह क्या वगैरह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सर, उसको फैमिली प्लानिंग को अच्छे से करने के लिए सर किसकी जरूरत है, सर कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या, वो भी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर ही हम पढ़ेंगे। सर कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया, ऐसा फिनोमेनन, ठीक है, जहां पे क्या होता है, कोई भी इंसान जो है ना प्रेगनेंसी को रोक सकता है, प्रेगनेंसी को नहीं होने सकता, तो इट इज अ प्रोसेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एक्चुअली। हाँ, एकदम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी ना हो, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन और बहुत, एक तो फैमिली प्लानिंग में मदद करते हैं, एक तो सर अनवांटेड प्रेगनेंसी में मदद करते हैं, एक तो तुम्हारा एसटीडीज, हाँ ये एसटीडीज कैसे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे कुछ डिजीज है जो सेक्सुअली अगर कोई फिजिकल रिलेशन करता है तो ऑटोमेटिकली सर जो है ना उनका जो पैसेज है, उनका जो ट्रांसमिशन है, स्प्रेड है, वो क्या हो जाता है सर, वो बढ़ जाता है। तो उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सब प्रक्रिया हाँ जो है ना इस कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके पहले भी एक दूसरा टर्म है कॉन्सेप्शन, सर उसका कॉन्ट्रासेप्शन का उल्टा है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी हो जाना, कोई भी इंसान कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कॉन्सेप्शन। हम कहते हैं ना, या फिर फीमेल लोग कहते हैं, देखना उसने कंसीव कर लिया, कंसीव करना मतलब क्या है, प्रेग्नेंट हो जाना, प्रेग्नेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दो प्रकार के हो सकते हैं, आइदर बैक्टीरियल और वायरल। सर बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल है गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, वो सब, ठीक है। ये जो कुछ गोनोरिया सिफिलिस की हम बात करिए क्या है सर, वो मोस्टली सर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, मेल के केस में पेनिस, फीमेल के केस में वेजाइना, इस रीजन पे जेनिटल रीजन में सर दिक्कतें डालते हैं, ठीक है। और अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें, जैसे सबसे मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या करता है, ये सर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं एचआईवी वायरस। क्या कहते हैं सर, एचआईवी वायरस। एचआईवी मतलब लिखो फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये कुछ ऐसे वायरसेस है जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में अगर आते सर बॉडी फ्लूइड्स के जरिए आ सकते हैं। बॉडी फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, खून का शेयरिंग, जैसे पकड़ लो तुम नाई के मतलब नाई की दुकान में बाल कटाने गए और एक पर्टिकुलर एड्स पेशेंट जो है ना नाई की दुकान से तुम्हारा खून मतलब अपना बाल काट के गया, और उसका अगर खून उस पर्टिकुलर ब्लेड में लग जाता है, और वो नाई अगर उस पर्टिकुलर ब्लेड को अच्छे से, मतलब नया ब्लेड नहीं देता है, अगर उसने अच्छे से धो के तुम्हारा मतलब बाल भी काटने लगा और तुम्हारे बॉडी में कुछ खरोच आ गया, तो वो वायरस जो है ना वो तुम्हारे ब्लड के साथ भी मिल जाता है, क्योंकि उसके ब्लड से आया है, और धोने से ये नहीं जाते। तो इसीलिए नाई की दुकान में हमेशा नया ब्लेड को इस्तेमाल करना होता है। फिर सिरिंज वगैरह, जो ब्लड लोग इंजेक्शन वगैरह लेते हैं ना, फिर ब्लड जो लेते हैं उसमें जो सिरिंज है ना वो हमेशा नया लेना होता है। सिरिंज, ब्लेड, ये सब वन टाइम यूज होना पड़ता है, क्योंकि उससे सर ये एड्स वगैरह या फिर ऐसे कुछ खतरनाक डिजीज जो है ना वो स्प्रेड हो सकता है। तो एड्स, तो एक तो उसका एड्स हो गया सर किसी भी बॉडी के, एक तो क्या है हमने बताया सर बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसमिशन की वजह से होता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी का फ्लूइड तो सेमेन गिरता है, फीमेल्स के अंदर सेमेन गिरता है, ठीक है। तो टोटली सेमेन भी तो क्या है सर, एक बॉडी का फ्लूइड है ना, जैसे खून बॉडी का फ्लूइड, उसी सेमेन भी तो बॉडी का फ्लूइड है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी सर ये एड्स का होता है सर, बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत ज्यादा ही फैलता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और एड्स में क्या होता है एक्चुअली बच्चों, एड्स के कारण लोग मरते नहीं है, एड्स जब होता है दूसरे डिजीजेस के कारण लोग मरते हैं, ऐसा भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा गिरा देता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम डेफिसिट हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा गिर जाता है कि बाहर किसी भी प्रकार के डिजीज हमें अटैक करके मार सकता है। हमारे साथ चारों ओर तो डिजीजेस ऐसे भी है ना, बस हमारे इम्यून सिस्टम है कि उसके साथ हमेशा लड़ाई, मतलब लड़ने के लिए रेडी है, लड़ाई करता है और हमें प्रोटेक्ट रखता है। लेकिन अगर एड्स हो गया तो हमारी इम्यून सिस्टम ही खत्म है, ऑटोमेटिक बाहर से कोई भी डिजीज आएंगे हमें मार देंगे। तो एड्स मारता नहीं, लेकिन एड्स दरवाजा खोल के देता है दूसरे डिजीज के अंदर जाने के लिए, इसीलिए सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल सिम्टम्स, बहुत सारे डिजीज एक साथ आएंगे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आएंगे और लोग मर जाएंगे,
समझ रहे हो। नेक्स्ट सर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर बात करें सर, एक तो होता है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड में क्या है, बस फिजिकली तुम्हारे स्पर्म और ओवा के जो फ्यूजन उसको रोक देना। उसके एग्जांपल्स है कॉन्डोम्स, ये जो कॉन्डोम्स वगैरह है ना, ये फिर डायफ्राम है, डायफ्राम फीमेल्स के लिए, कॉन्डोम्स सिर्फ मेल्स के लिए भी नहीं होते, कॉन्डोम्स दोनों मेल फीमेल के लिए होते हैं। और कॉन्डोम के दो अलग अलग वेरायटी में कॉन्डोम मिलते हैं, एक तो है लेटेक्स, इसी भी क्वेश्चन आ सकता है, एक है लेटेक्स के कॉन्डोम मार्केट में मिलता है, एक है नायलॉन के कॉन्डोम, तो जिसको लेटेक्स का एलर्जी हो नायलॉन का कॉन्डोम इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेटेक्स ज्यादा अवेलेबल है लेटेक्स वाला, ठीक है। तो चलो ये जो कंडोम से ये बस तुम लगा दो किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर लगा दो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल पेनिस के ऊपर लगा दो, तो ऑटोमेटिकली ये सर स्पर्म और ओवा के फिजिकल फ्यूजन को रोक लेता है। तो फ्यूजन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन काय का और जायगोट क्या, तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट सर ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, कोई बर्थ पिल्स, सहेली बहुत बड़ा सा एक ब्रांड है सहेली, याद रखना, ये तो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सहेली जो है ना, ये सहेली हमारे मतलब इंडिया में ही बनाया जाता है एक पर्टिकुलर ऑरल पिल, जो कि अगर कोई फीमेल अगर मतलब वो कर लेती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल मेटिंग कर लेता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, करने के बाद उसको पता चलता है कि भाई मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मुझे तो ये बच्चा चाहिए नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता है सर, उस कंडीशन में वो बात, क्योंकि एक बार हो गया, वो कब इस्तेमाल करते हैं सर, वो तो प्रिकॉटिव मेजर से करने के दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार कर लिया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर मन में सोचा है कि भाई ये तो एक भूल हो गया, अब तो हमें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन हो तो गए, तो अब उस कंडीशन में फिर वो पिल तुम ले लो, फिर तुम चीजों को संभाल सकते हो, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। नेक्स्ट सर इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, सर फीमेल यूटेरस के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस जैसे कॉपर टी, ये देखो कॉपर टी, ठीक है, ये टी शेप कुछ स्ट्रक्चर है जिसको ऐसे करके तुम अप्लाई कर दो, इधर इधर दिया हुआ है, देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसे यूटेरस के अंदर ऐसे टी शेप स्ट्रक्चर को तुम फिट कर दो, ऑपरेशन वगैरह करके डॉक्टर फिट करके दे देते हैं, और फिर देखना इधर से जब स्पर्म जाएगा, स्पर्म इधर रुक जाता है, तो इधर ओवा तो इधर से आ रहा है, ओवा तो इधर से आ रहा है, स्पर्म इधर से जा रहा है, तो इधर तो ऑटोमेटिक बैरियर हो गया ना, एक चीजें मतलब और फ्यूजन नहीं हो पाएगा। और ऊपर से ये जो तुम्हारा कॉपर है ना, कॉपर क्या करते हैं सर, कॉपर टी में जो कॉपर है, ठीक है, ये मेनली जो कॉपर है, ये कॉपर क्या करते हैं सर बच्चों, ये कॉपर स्पर्म के जो मोटालिटी है, टेल का जो मोटालिटी है वो एकदम गिरा देता है, स्पर्म की मोटालिटी को कम करता है, जिस वजह से स्पर्म ऐसे भी डिजेनरेट हो जाता है, स्पर्म खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मतलब सर्जरी, ठीक है, सर्जरी काट देना, तो मेल का जो वास्ट डिफरेंस, ये देखो मेल का जो वास्ट, ये ट्यूब जिससे जरिए मेल का जो स्पर्म है वो जाता है, उस वास्ट डिफरेंस को काट करके तुम उसको मोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली स्पर्म जो इधर बनेगा जाकर के इधर बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्पर्म अगर इधर से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो रिप्रोडक्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन मतलब कोई प्रेगनेंसी का कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। और एक होता है तुम्हारा ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी मेल के लिए, और एक है ट्यूबेक्टोमी, उसमें क्या होता है फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसको तुम काट के टाई कर दो, ठीक है, उल्टा ऐसे काट को ऐसे मोड़ के उसको बस टाई कर दो, ठीक है, बांध दो, तो इधर से जो तुम्हारा ओवर, ये जो तुम्हारा ओवरी, उस ओवरी से ओवा निकलेगा, वो ओवर भाई तुम्हारा ट्रेवल नहीं कर पाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा, अगर ओवा इधर आता ही नहीं है, स्पर्म इधर अगर आता भी है तो फ्यूजन तो नहीं हो पा रहा है ना, फ्यूजन तो नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सर प्रेगनेंसी बच गया, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो जितने भी हमने टेक्निक पढ़े, ठीक है, ये बेरियर, आईयूडीएस और तुम्हारा ये ओरल पिल, ये सभी टेक्निक रिवर्सिबल है, मतलब उस कंडीशन में तुम्हें प्रेगनेंसी रोकने में मदद करेंगे, आगे तुम फ्यूचर में अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आराम से वो चीज जो है ना वो करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो रिवर्सिबल है। लेकिन सर ये जो सर्जिकल मेथड है ये रिवर्सिबल है, एक बार अगर तुमने सर्जिकल मेथड कर दिया, अगर किसी ने सर वेसेक्टोमी कर दिया, किसी ने अगर ट्यूबेक्टोमी कर दिया, खत्म, ये परमानेंट हो जाता है बच्चों, परमानेंट हो जाता है। आगे अगर तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे दिमाग में सोच आता भी नहीं, अभी तो हमें पेरेंट्स बनना है, मम्मी पापा बनना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, एक बार कर लिया तो कर लिया, परमानेंट हो जाता है, याद रखना होता है, तो खत्म चैप्टर, थैंक यू, ठीक है, चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। अब बस तुम बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको फैलाओ बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत देख रहे हो ना बच्चों, मेहनत देख रहे हो। अब कितना बज रहा है, ये देखो 3:45 हो गया, 3:45, बस शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, खत्म, बाय बाय, बाय बाय।